इस रेट को हम समझते हैं कि जब भी हम किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं तो रिएक्शन को पढ़ते समय हम उसका रेट निकालेंगे। और रेट निकालने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया आपको कोई इनिशियल कंसंट्रेशन बता दे, कोई फाइनल कंसंट्रेशन बता दे, आप उसको माइनस करके निकाल लोगे। अब समस्या क्या है? समस्या वही है जो फिजिक्स में स्पीड में आई। अगर आपने कभी बचपन में स्पीड का नाम सुना हो तो आपसे कहते थे कि स्पीड दो प्रकार की है, एक है एवरेज और दूसरी है इंस्टेंटेनियस। हाँ या ना? इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करते हैं आप गए कोटा से जयपुर। कहां गए? और कोटा से जयपुर की दूरी है मान लो लगभग लगभग 200 किलोमीटर। सिंपल नंबर ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आप कर पाए। कोटा से जयपुर गए, 200 किलोमीटर की दूरी है। सुबह 10 बजे आप कोटा से निकले और 12 बजे जयपुर पहुंच गए। कितने घंटे गाड़ी चलाई? कितने किलोमीटर? जैसे आप जयपुर पहुंचते हैं वहीं पे आपकी मुलाकात मुझसे होती है और मैंने आपसे पहला सवाल कहा, बताओ बेटा आपकी स्पीड क्या थी? आपकी स्पीड, तो बताइए आप स्पीड क्या बताएंगे? आप स्पीड बताएंगे 100 किलोमीटर पर आवर। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, ये जो आपने 100 किलोमीटर पर आवर बताया है, क्या इसका मतलब है कि आपने हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड इसी रफ्तार से गाड़ी चलाई है? ये आपने कहा सर लगभग, एवरेज, ऑन एन एवरेज। या कभी आपसे स्कूल में जब पेपर होता था तो कहते थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सब मिला के नंबर कैसे है? लगभग लगभग है ना, मोटा मोटा अंदाजन सब में 80 85। एवरेज का मतलब क्या है कि सब में आप लगभग बताते हो, अंदाजन बताते हो, या कह दो कि ओवरऑल मिला के इतना है। हाँ या ना? इन द सेम वे आज जब हम रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं तो रिएक्शंस में हमने एक रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट को हमने इस बर्तन में डाला। रिएक्टेंट के हमने डाले 100 मोल। कितने डाले? तो जैसे ही आपने रिएक्टेंट के 100 मोल डाले, रिएक्शन 5 सेकंड चलती है, किसके 50 मोल बच गए, यानी कितने मोल खत्म हो गए? तो आपने इसका रेट निकाला। और जो आपने रेट निकाला तो आपने कहा फाइनल माइनस इनिशियल बटे टोटल टाइम टेकन। बोलो हाँ या ना? तो इसको सॉल्व करके माइनस माइनस लगा देंगे, यस और नो? तो कितना आएगा? 50/5 यानी 10 मोल पर सेकंड। बोलो हाँ या ना? मैं समझाने के लिए मोल लिख रहा हूं, लेकिन आपको याद है कि मोल लिखने की परमिशन नहीं है, मोल पर लीटर लिखना चाहिए। पर आपको फील कराने के लिए मोल लिख रहा हूं मैं, ठीक? ओ ठीक। इसकी रफ्तार कितनी आई? 10 मोल। 10 मोल। गाड़ी की रफ्तार कितनी थी? यानी 1 घंटे में। हेलो? तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? 1 सेकंड में। क्या सच में हर सेकंड 10 मोल गए हो कोई जरूरी है? लेकिन आपने कहा लगभग, अंदाजन, एवरेज, मोटा मोटा। हाँ या ना? ये जो आपने रेट निकाला है सच में अपने आप में एक इंटरवल में आया है कि नहीं आया है, और इसीलिए इस रेट को बोला गया एवरेज रेट। क्या बोला गया? कितने सेकंड रिएक्शन चली थी और हर सेकंड में कितने मोल गए? सच में हर सेकंड में 10 मोल गए हैं कोई जरूरी? लेकिन 5 सेकंड को जब ओवरऑल देखते हो तो पता चलता है लगभग हर सेकंड में कितने मोल गए? 10। इसे कहा गया एवरेज रेट, इसे कहा गया एवरेज स्पीड। जैसे स्पीड दो प्रकार का होता है, कभी एवरेज तो कभी इंस्टेंटेनियस, ठीक उसी प्रकार से रेट भी दो प्रकार का होता है, कभी एवरेज तो कभी इंस्टेंट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेट। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, रेट। और आज हमें पता चला कि रेट दो प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। हाँ, मुझे आपको यह समझाने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी इंस्टेंट पे, यानी कि किसी पल में, यानी कि किसी मोमेंट पर। एवरेज रेट होता क्या है? एवरेज रेट निकालें कैसे? कैसे सवाल बनते हैं? तीन चीजों पे बातें होंगी। इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालें कैसे, इंस्टेंटेनियस रेट के सवाल कैसे बनते हैं, तीन चीजों पे चर्चा होगी। ऑलराइट? तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो बता दूं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। हम निकाल रहे हैं रेट। रेट बोले तो रफ्तार। एक बार निकालेंगे रिएक्टेंट का, एक बार निकालेंगे प्रोडक्ट का, और एक बार निकालेंगे रिएक्शन का। डन है? तो एवरेज रेट किसका? एक बार, एक बार और एक बार। ठीक उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस रेट एक बार, एक बार और एक बार। और जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, अभी बस बता रहा हूं। मैं हर टॉपिक 3 हिस्सों में पढ़ाता हूं, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल, ग्राफिकल एंड देन न्यूमेरिकल।
हेलो, कई बार ग्राफ होते हैं, कई बार ग्राफ, यानी मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें भी एवरेज एक बार बताऊंगा, तो उसमें सबसे पहले क्या बताऊंगा, फिर 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 डन। अब हो सकता है न्यूमेरिकल सारे मैं लास्ट में एक साथ क्लब कर दूं या एक एक करके वो चलता है, लेकिन हर टॉपिक का मोटा मोटा कंसेप्ट यही होता है, पहले थ्योरी, उसके फॉर्मूले, उसके ग्राफ है तो, और फिर उसके सवाल। चलेगा। इन द सेम वे जब मैं पढ़ाऊंगा इंस्टेंटेनियस रेट, तो सबसे पहले रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का रिएक्शन का सबसे पहले चलेगा थ्योरेटिकल पार्ट, फिर मैथमेटिकल पार्ट, फिर ग्राफिकल पार्ट, और फिर इज दिस क्लियर। पढ़ना शुरू करें, तो कॉपी में लिख लीजिए जैसा आपके सामने बोर्ड में लिखा है। इन शॉर्ट, एब्रिविएशन का मतलब आपको समझ में आया है कि थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल है, ग्राफिकल है और न्यूमेरिकल है। ठीक है साहब। तो आप कहना चाहते हो कि जब हम रेट निकालते हैं, तो रेट बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो सर एवरेज निकालें कैसे? सर एवरेज होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया कि अगर आपने रिएक्शन को 5 सेकंड तक पढ़ा, तो आपने 5 सेकंड का मोटा मोटा जो रेट निकाला, जो तरीका आपको समझाया, वो अपने आप में एवरेज ही था। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हमने अभी तक जो पढ़ा वो केवल क्या पढ़ा, एवरेज। अभी आपने इंस्टेंटेनियस पढ़ा ही, अरे बोलो ना यार। जब आप कभी एवरेज रेट निकालते हैं, तो एवरेज रेट हमेशा एक मेजरेबल टाइम इंटरवल में निकाला जाता है, जिसे आप नाप सकते हैं। क्या आप इस घड़ी से माइक्रो सेकंड को नाप सकते हैं? क्या आप इस घड़ी से नैनो सेकंड को नाप सकते हैं? तो आप माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में एवरेज रेट नहीं निकाल सकते। आप एवरेज रेट वही निकालेंगे जिसे आपकी घड़ियां पढ़, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। अब आप किसी की घड़ी माइक्रो सेकंड पढ़ती है, वो माइक्रो सेकंड तक निकाल लेगा, चलेगा। तो एवरेज रेट एक ऐसा रेट होता है जो उस समय निकाला जाता है जिसे नापा जा सकता है। एक पॉइंट लिखिएगा, एवरेज रेट, इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड इन measurable time interval. It is measured in measurable time interval. It is measured in measurable time interval. इन मेजरेबल टाइम इंटरवल। जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है, डिक्टो सेम फॉर्मूला चलेगा। क्या सबको पहला वाला फॉर्मूला याद है? डेल्टा सी वाई या डेल्टा पी वाई, माइनस प्लस लगाने कुछ नियम याद है? माइनस लगाते हैं माइनस बनाने के लिए, प्लस बनाने के लिए। तो रिएक्टेंट के पहले माइनस लगाइए, वो प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट में कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लो फॉर्मूला तैयार है, कंसेप्ट तैयार है। जब भी हम करते हैं सवाल, क्या करेंगे? तो एवरेज रेट जब भी पूछेगा तो ऐसे बोलेगा, इन बिटवीन। जब भी बोले इन या बिटवीन, तो समझ जाना उसने इशारा किया है एवरेज रेट की तरफ। 5 सेकंड में इन, 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में, मतलब इंटरवल, हाँ या ना? और जब उसे इंस्टेंटेनियस बोलना होगा, ऐसे बोलेगा 10:12 पर इंस्टेंटेनियस में इंटरवल। हेलो, मैं कहूं 1 घंटे में, मतलब में है, मतलब ये क्या चल रहा है, एवरेज। और मैं कहूं 10:12 पर, इसे क्या बोलोगे, इंस्टेंट। अभी किसकी बात चल रही है, एवरेज की। चलेगा। एक बार रिएक्टेंट का, एक बार प्रोडक्ट का, एक बार रिएक्शन। तो लिखिएगा अलग से सब हेडिंग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों आइए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट निकाल लें। आइए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट निकाल लें। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डिक्टो सेम वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, आसान है। लेकिन जब हम इसी को ग्राफिकली पढ़ते हैं, तो ग्राफिकली समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपके सामने कुछ एक ग्राफ बना रहा हूं, मुझे इतना बता देना कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है। यार एक बात बताओ बच्चों, रिएक्टेंट समय के साथ घटता है कि बढ़ता है? क्या बात कर रहे हो? कौन घटता है? क्यों घटता है? सर क्योंकि वो प्रोडक्ट में बनता है, तो कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अरे हाँ या ना? रिएक्टेंट आपने 100 मोल डाले, धीरे धीरे घटेगा तभी तो प्रोडक्ट। जो समय के साथ घटता है कौन है, रिएक्टेंट। जो समय के साथ बढ़ता है कौन है, प्रोडक्ट। तो आज मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ जो बना रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, इतना तो हर बच्चे को पता है। ये पॉइंट क्या टी बराबर 0 है? बोलो भाई, ये कौन सा पॉइंट है? ऐसे जाऊंगा तो समय बढ़ रहा घट रहा, और ऐसे जाऊंगा तो कंसंट्रेशन, और ऐसे आऊंगा तो कंसंट्रेशन।
मतलब जो ऊपर होगा उसकी वैल्यू बड़ी, जो नीचे होगा उसकी वैल्यू, जो इधर होगा उसकी वैल्यू, जो इधर होगा उसकी वैल्यू। बोलो ना यार। मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, रिएक्टेंट का ग्राफ बना रहा हूं, कहानी रिएक्टेंट की चल रही है, बताना वो ग्राफ सही है कि गलत। क्यों? जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है वो रिएक्टेंट कैसे होगा? जो बढ़ रहा है वो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो घटेगा ना बेटा। क्या ये फील आ रहा है आपको? यानी ऐसा ग्राफ कभी रिएक्टेंट का होने वाला। तो मेरा सवाल ये है, अगर मैं आपके सामने ग्राफ ऐसा बना दूं तो बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? मैंने ग्राफ को यहां से क्यों बनाया, यहां जीरो से क्यों नहीं बनाया? सर टी बराबर जीरो पे रिएक्टेंट का कुछ तो नामो निशान होगा, जो है ही नहीं, फिर रिएक्टेंट कहां से वहां आया ना। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसे कौन सी लाइन बोलते हैं? कौन सी लाइन बोलते हैं? अरे बोलो ना यार। अच्छा, आधे केवल लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ना मैथ की भाषा में। तो दुनिया का क्या हर रिएक्टेंट ऐसे घटे, कोई नियम है क्या? अगर मैं आपके सामने ग्राफ ऐसे बना दूं तो ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है? ये घट रहा है कि ये घट रहा है? और अगर दोनों घट रहा है तो मुझे बताओ, ये जो आपके सामने बना है ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो ना। शायद इस ग्राफ का नाम मैथ में हो ही ना। ये पैरा बोला है क्या? ऐसे लहर खाते हुए तो कुछ नहीं है ना। शायद इस ग्राफ का नाम मैथ में, लेकिन घट ये भी रहा, घट घट। दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, लेकिन हर रिएक्टेंट के घटने का तरीका अलग होगा। कोई ऐसे घटेगा तो कोई कोई एक्सपोनेंशियल घट सकता है, अरे यस और नो। मगर एक बात तो पक्की है कि समय के साथ घटेगा। मैंने दुनिया की इतनी बड़ी केमिस्ट्री में से कोई एक केस चुना, वो केस क्योंकि मुझे जनरल केस बनाना था, मुझे कोई स्पेसिफिक केस नहीं बनाना था, तो मैंने जनरल एक ग्राफ बना दिया। बोलो चलेगा? आधे बच्चे रट के बैठे होते हैं कि रिएक्टेंट ग्राफ ऐसा होगा। रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसा बस नहीं होगा, ये जनरल ग्राफ है, जनरल केस है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो। तो न्यूमेरिकल में कुछ भी आ। अब ये बताओ, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है कि नहीं है? हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स की मोमेंटम। भूल गए आधे। हम क्या निकाल रहे हैं? कौन सा रेट, किसका, कैसे निकाल रहे हैं? ग्राफिकली चलेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इंटरवल चुनना। एक इंटरवल चुन लेते, चुन ले क्या? इसे कह दूं मैं T1, इसे कह दूं T2। दिस इज क्लियर? T1 पे कंसंट्रेशन C1, T2 पे कंसंट्रेशन। अरे बोलो भाई, मुझे बताओ T1 पे कंसंट्रेशन जो C1 माना है ये बड़ा है कि छोटा है? और C2, लेकिन इनिशियल कौन है, फाइनल कौन है? हम क्या निकाल रहे हैं? अरे हाथ रख दिया, हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज रेट का फॉर्मूला आता है? बोलो रेट का फॉर्मूला माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। निकाल लोगे क्या? फाइनल कौन है? C2। इनिशियल कौन है? C1 बटे T2 माइनस टी। आज मैं C1 C2 बोल रहा हूं, कल को नंबर लिख के देगा तो सॉल्व कर लोगे क्या? अभी किसका रेट निकाला है? चलेगा? अच्छा, कई बार सवाल मजे लेता, पता, वो ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता है C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1। बच्चा जल्दी में गलत कर देता है। बताओ ये दोनों में कोई अंतर है क्या? अच्छा, सोच के जवाब दो। इन दोनों में कोई अंतर है क्या? अरे लाला, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस ही तो हो जाएगा। इसे ही कहते हैं अंधा रट्टा। बच्चा अंधा रट्टा ऐसे ही लिखूंगा। अरे हाँ या ना? थोड़ा सा कॉम, तब तो सवाल फ्रेम होगा यार। लॉजिक लगाओ ना, कैसे हुआ? तो चाहे वो ऐसे लिख दे चाहे वो। द कंसेप्ट इज रेट कभी निगेटिव, रेट कभी निगेटिव, जो निगेटिव है वो रेट। ठीक है बेटा, लिख लीजिए फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट। हमने एक जनरल केस बनाया है, ये पॉसिबल केसेस हैं, न जाने कितने हो सकते हैं पॉसिबल केसेस। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में, डिफरेंट रिएक्शंस में रिएक्टेंट अलग तरीके से डिक्रीज होता है। अपनी भाषा में लिख लेना।
डिफरेंट रिएक्शंस में रिएक्टेंट अलग तरीके से, वो दिसंबर नहीं है, डिक्रीज है ना, डिक्रीज होता है। और ये हमने एक जनरल केस बनाया है। तो आपको हमेशा ग्राफ में दो इंटरवल, ऐसा एक इंटरवल चुनना है और C2 माइनस C1 करके सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पलर में ऐसे बहुत प्यारे सवाल है, कराऊंगा जब न्यूमेरिकल का नंबर आएगा। क्या ये पूरा बैच डॉक्टर बन सकता है? एक भी बच्चा ना छूटे, ऐसा हो सकता है? तो आइए कोशिश करते हैं, साल भर लगते हैं। सभी बच्चे, मतलब पूरा का पूरा बैच यार, सोचो एक साथ कॉलेज पहुंच रहे हैं, कैसा लगे, है ना? सोचते हैं आप ऐसा? सोचा करिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबके सामने एवरेज रेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ चुका है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। माइनस प्लस में ध्यान रखिएगा, रेट निगेटिव हो सकता है, इतना कंसेप्ट है, वो हजार तरीके से घुमा सकता है। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आओ चलते हैं एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट में। एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, एक बार रिएक्टेंट का, एक बार प्रोडक्ट का, और एक बार नोट्स शानदार बनाइए। नोट्स बढ़िया बनाएंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। ऐसा मत लिखिए कि किसी और को पढ़ना है, आपको ही पढ़ना। अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए। लिख लिया होगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज रेट ऑफ, अब सब कुछ आप ही बताओगे, समझ गए हो, बस कॉपी में लिखने की फॉर्मेलिटी कर ले। एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्या कोई बच्चा मुझे फॉर्मूला बता सकता है रेट का? फॉर्मूला क्या, माइनस साइन के साथ कि विदाउट माइनस? क्या बात है, लिखते चलो फिर, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। आओ ग्राफ बना लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि रिएक्टेंट के भी न जाने कितने ग्राफ हो सकते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट के भी न जाने कितने ग्राफ हो सकते हैं। प्लीज रट मत लेना, सर ने एक बनाया तो एक ही होगा। मैं केवल एक जनरल केस बना रहा हूं। जैसे जैसे हम चैप्टर में अंदर घुसेंगे, जब ऑर्डर वगैरह आएगा तो हर किसी का अपना तरीका होगा। अभी जनरल केस बना रहा हूं और मैं ग्राफ बना रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। अगर मैं प्रोडक्ट का ग्राफ बना रहा हूं तो प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा, तो ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बना दिया। टी बराबर 0 पे कंसंट्रेशन 0 है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मैंने इस पर भी एक इंटरवल चुना है, टाइम T1 और T2 को चुना है। T1 पे कंसंट्रेशन C1 होगा, T2 पे कंसंट्रेशन C2 होगा। आज वैल्यू हम अपने मन से लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल में ये पहले से दिया होगा, आपको खुद से T1 T2 C1 C2 पहचानना होगा। अगर आज हम रेट निकालना चाहते हैं तो सो सिंपल, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। कर लोगे ना भाई? एग्जाम्पलर का बेहतरीन सवाल है, डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल में आएंगे। तो रेट आ चुका है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट हो गया। एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट भी न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राफ का सवाल आएगा तो ऐसे करेंगे, चलेगा। अब चलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ। उसके पहले मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। एक छोटा सा मैं रफ वर्क कर रहा हूं और आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछना चाहता हूं। यार अपनी काय की फैक्ट्री थी, उसमें क्या बना रहे थे? रोज कितना बनाते थे? मार्केट से डिमांड कितनी आई थी? और अपन को समझना था कि रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। मैंने कहा रफ्तार को कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं, उसके पहले समझ लो रफ्तार होता क्या है। तो आज हम रफ्तार को समझ रहे हैं, रफ्तार के प्रकार को समझ रहे हैं, रफ्तार के टाइप को समझ रहे हैं, राइट? बोलो भाई। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं मैं आपके, अच्छा आरओडी आरओए बोल दिया था, मैं आपके सामने लिख दूं आरओडी तो हर बच्चा पढ़ लेगा। कैसे पढ़ोगे? बोलो रेट ऑफ, हिंदी में बोलो। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, हिंदी में बोलो रेट ऑफ डिसअपेरेंस। अरे जाने की रफ्तार, हाँ या ना? जरा हिंदी में बोलना, जाने की। कौन है जो जा रहा है? रिएक्टेंट। एक होगा नाइट्रोजन और एक होगा हाइड्रोजन।
मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा बोर्ड पे, रफ वर्क कर रहा हूं, कॉपी में लिखना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, सर ने बोला 5 मोल पर सेकंड। कितनों को इसका फील आ रहा है? पढ़ो यूनिट। 5 मोल क्या मतलब है इसका? 1 सेकंड में किसके कहां जा रहा है? प्रोडक्ट बनाने। अच्छा, जब नाइट्रोजन जा रहा था तो हाइड्रोजन बैठा था? क्या बात कर रहे हो, वो भी जा रहा था? ये कैसे पता चला? सर अकेला नाइट्रोजन थोड़ी अमोनिया बनाएगा सर, तो बच्चों की बात है सर। अमोनिया बनाने के लिए ये भी चाहिए। और अरे हाँ या ना? इसके 1 सेकंड में कितने मोल गए? ये सच में गए कि ऑन एन एवरेज गए? अरे बोलो ना। जब भी स्पीड ऐसे लिखते हो वही तो एवरेज है, हाँ या ना? तो जब इसके 1 सेकंड में 5 गए तो जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ हाइड्रोजन कितने गए? कैसे पता चला? अच्छा, स्टोइशियोमेट्री देख के बता दिया आपने, हाँ या ना? मैं कुछ बोलूंगा, सही लगे तो हाँ कहना, गलत लगे तो ना। अगर 1 मोल जाएगा तो अगर 10 मोल जाएगा तो, अगर 5 मोल जाएगा तो, अरे 5 का दुगुना 10 होगा ना यार, हाँ या ना? यानी अगर मुझे किसी की रफ्तार पता है तो किसी दूसरे की रफ्तार भी बताई जा सकती है। सारा खेल किसका होने वाला है? स्टोइशियोमेट्री का। अगर मैं आपके सामने लिख दूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन 15, कोई आपत्ति? मैं आपके सामने लिख दूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया 10, कोई आपत्ति? मेरा सवाल आप सबसे है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सवाल आप सबसे है, बताओ हाइड्रोजन की रफ्तार क्या है? नाइट्रोजन की बोलो ना 5 मोल पर सेकंड। अमोनिया की चलेगा? बताओ पूरे रिएक्शन की रफ्तार क्या है? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। जब मैंने रिएक्शन बोला तो आपने क्या सोचा? सर ने नाइट्रोजन का पूछा है कि हाइड्रोजन का पूछा है कि अमोनिया का पूछा है? अमोनिया रिएक्शन है कि नाइट्रोजन रिएक्शन है कि हाइड्रोजन रिएक्शन है कि तीनों मिलकर रिएक्शन है? तो सर ने जब रिएक्शन का रफ्तार पूछा तो नाइट्रोजन का रफ्तार बताओगे कि हाइड्रोजन का बताओगे कि अमोनिया का बताओगे? पहले शब्दों को समझो, उसे दिमाग में प्रोसेस होने दो और फिर जवाब दो। गलत जवाब से घबराओ नहीं, यही सीखने का नाम है। आपकी क्रिएटिविटी भी डेवलप करूंगा मैं, आपके लॉजिक्स डेवलप करूंगा मैं, सोचने का तरीका भी डेवलप करूंगा, पर जवाब दो उसके लिए। तो बताओ इनमें से किसी एक की रफ्तार, मगर मैं कह दूं वो रिएक्शन की रफ्तार है, तो वो सही होगा कि गलत? गलत। ये तो वही वाली बात है ना सर, कि जो रिएक्शन की रफ्तार होगी वो कहीं ना कहीं हर रिएक्टेंट में होगी, वो कहीं ना कहीं हर प्रोडक्ट में होगी। एक गाड़ी है, सरकारी गाड़ी, कैसी है? मान लो उसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसी चलती है वो धीरे धीरे, है ना? भरी दोपहरी में, यस और नो? अरे यस और नो? तो सरकारी गाड़ी है, उसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर, मान लो। तो मेरा सवाल ये है, अंदर बैठे जो सवारी हैं उनकी रफ्तार क्या है? वो तो बैठे हैं, वो तो बैठे हैं, मगर गाड़ी में बैठे हैं ना सर। और अगर गाड़ी में बैठे तो उनकी रफ्तार कितनी होगी? 20 किलोमीटर। अब मान लो उस गाड़ी में 2 बच्चे हैं, मान लो। अब बच्चे शांत तो रहते नहीं, अरे हाँ या ना? बोले आओ रेस लगाते हैं, क्या करते हैं? अब वो जो बच्चे शांति से बैठे थे उनकी स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर। लेकिन जब रेस लगाने लगे तो उनकी स्पीड अब 20 है कि 20 से ज्यादा है? बोलो ना यार। ये कॉमन सेंस आ रहा है क्या? मतलब जो सवारी गाड़ी में है उन सबकी रफ्तार वो है जो गाड़ी की रफ्तार है। लेकिन अगर वो अंदर दौड़ने लगे तो उनकी रफ्तार में गाड़ी की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है। बोलो भाई। यानी ऐसा समझो कि रिएक्शन एक गाड़ी है, रिएक्शन एक, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें बैठा सवारी है। अरे हाँ या ना? तो मेरा सवाल आप सबसे यह है कि अगर इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार को मैं रिएक्शन की रफ्तार कह दूं, वो कहना सही होगा गलत? तो जो रिएक्शन का रफ्तार होगा वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना। ऐसा क्या है जो सब में है? ऐसा क्या है जो सब में है? बोलो ना यार। वो कौन सा नंबर है जो सब में? जो 10 मोल पर सेकंड जा रहा वो 5 नहीं जा रहा, जो 15 जा रहा वो 5 नहीं जा रहा, और जो 5 जा रहा वो तो 5 जा ही रहा। यानी जब हम रिएक्शन की रफ्तार बताएंगे तो कुछ ऐसा बताना होगा जो सभी रिएक्टेंट में है, सभी। बोलो ना यार। इसे एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे जी कोई लिखेगा नहीं अभी, राइट? अभी कुछ कंसेप्ट चल रहा, और कंसेप्ट है तो पहले समझना है बाद में लिखना है, राइट? आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे। अरे रुको, हम किसकी रफ्तार निकाल रहे हैं? प्रोडक्ट की तो निकाल चुके हैं, रिएक्शन की रफ्तार निकाल रहे हैं। तो कॉपी में हेडिंग डाल के बोर्ड में आइएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कॉपी में हेडिंग डाल के बोर्ड में आइएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
हम रिएक्शन का एवरेज रेट निकालने वाले हैं। उसको समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं। 2a प्लस बी से बना 3c प्लस 4d। 2a प्लस बी से बना 3c प्लस 4d। सब लोग बोर्ड पे आइए, आगे जवाब देना है। अच्छा ये बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन है? 2a है कि a है? अगर मैं आपके सामने अमोनिया लिखता हूं तो उसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन है कि 3 हाइड्रोजन है? रिएक्टेंट तो हाइड्रोजन है ना यार। 3 तो बस ये बताने का तरीका है कि इसका 1 जाएगा तो 3 जाएगा। अरे हेलो, इसमें रिएक्टेंट कौन है? ए और प्रोडक्ट कौन है? मैंने T बराबर 0 पे A के ले लिए 2 मोल मान लो, B के ले लिए 1 मोल मान लो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ले लिया 1 लीटर मान लो, तो जो मोल है वही कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन क्या होता है? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, मगर जब भी हमारे सिलेबस में कंसंट्रेशन बोला वो मोलैरिटी माना। जिसने ना पढ़ने कसम खाई है वो भी पढ़ सकता है, बस साथ में बोलता चले सीखता चले। कोशिश तो करो ना यार, है ना? थोड़ा करोगे उसके बाद इतना बढ़िया भागोगे कि मजा आएगा। पर थोड़ा सा शुरू में, क्योंकि किसी का लेवल यहाँ है किसी का लेवल यहाँ है, सबको पहले इक्वल में लाना है। मैं हर बच्चे से कह रहा हूं प्लीज बोलिए, राइट? अगर मैं कह दूं इसके 2 मोल हैं और इसके, और वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूं तो वही कंसंट्रेशन है। वॉल्यूम कितना लिया है? 1 लीटर। अब जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी, जैसे जैसे रिएक्शन, तो बताओ ये घटेगा कि बढ़ेगा? और वो T बराबर 0 पे ये कितना था? ये घटेगा तो कर दो माइनस, घटेगा तो कर दो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस प्लस। यहां लिख दो x, यहां लिख दो x, यहां लिख दो x, यहां लिख दो x। रोको, एक लाइन बोलता हूं समझ में तो हाँ कहना। अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 1 जाएगा, अगर इसका 2 जाएगा तो, इसका 4 जाएगा तो, इसका 2x जाएगा तो इसका, फिर से इसका 4 जाएगा तो इसका 10 जाएगा तो, इसका 20 जाएगा तो, इसका 100 जाएगा तो इसका 2x जाएगा तो इसका 2x का आधा x ही होगा ना यार, या उल्टा इसका x जाएगा तो इसका, तो जो घटेगा माइनस माइनस बढ़ेगा प्लस प्लस, फिर लगा दो स्टॉच में 2 1 3 4। 1 को हम लिखते, आपको दिखाने लिख रहा हूं, चलेगा? एक मिनट, ये कौन सा कंसंट्रेशन है? इनिशियल। और ये क्या मैं सबके रेट निकाल लूंगा? क्या सबको रेट का फॉर्मूला आता है? तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बोलो चलेगा? ए रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? तो क्या मैं रिएक्टेंट का फॉर्मूला लगा लूंगा? कैसे लगाऊंगा? माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, हाँ या ना? मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं प्यारे बच्चों, बताना कुछ गड़बड़ हो तो। माइनस टू एक्स माइनस 2 बाई टी। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो भाई, नहीं चलेगा। फाइनल माइनस इनिशियल माइनस साइन ना यार, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से 2 कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस हो, कितना बचेगा? 2x बाई। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप सबने एक ही रफ्तार को निकाल लिया? जब एक ही रफ्तार आई तो कितनी आई? 2x बाई टी। अब ऐसे बिना सॉल्व किए सभी बच्चे मुझे बी की रफ्तार बताएंगे। ट्राई करो। x बाई, पक्का? ऐसे सभी बच्चे मुझे सी के आने की रफ्तार बताएंगे, सी के आने की रफ्तार 3x बाई, अरे हाँ या ना? ऐसे सभी बच्चे मुझे डी के आने की रफ्तार बताएंगे 4x बाई। बोलो डन। आपने कुछ देर पहले 5 15 10 बोला था, उसी को मैंने x के फॉर्म में लिखा, हाँ या ना? ये किसकी रफ्तार है? पूरा बोलाओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बोलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, बोलो डन। क्या इन सब में आर ओ आर समाया है? इन सब में आर ओ आर वो क्या है जो सब में कॉमन है? एक्स बाई टी, एक्स बाई टी, एक्स बाई टी, हाँ या ना? लोगों ने एक तरकीब निकाली, लोगों ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा अगर किसी की रफ्तार को, क्या बोला? ये किसकी रफ्तार है? कौन सा रिएक्टेंट? ए के जाने की कि आने की? अगर किसी की रफ्तार को उसी के स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया तो जो बचेगा वही आर ओ आर का है। फिर से बोलेंगे, अगर किसी की रफ्तार को, बोलो, उसी की स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया
तो जो भी बचेगा वही आर ओ आर क्या है। अगर किसी की रफ उसी के स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया तो जो भी बचेगा वही आर ओ आर क्या है। आपको बोलना है अगर किसी की उसी के स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया जाएगा तो वही आर ओ आर क्या है। और इसे मैं अगर ऑन पेपर लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख दो, देखना देखना, आर ओ डी ए, क्या लिखा, आर ओ, आधे भूल गए, आर ओ बटे 2 1 3 4, बोल पाओगे, कोशिश करो जरा, फिर लिखेंगे, बोलो आर ओ डी ए बाई बराबर आर ओ डी की लिखूंगी ए लिखूं, बी जा रहा क्या रहा, तो डी लिखूं कि ए लिखूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, बटे, और वन को हम लिखते, अच्छा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, सी ना यार, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बटे बटे, आगे बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बटे, एक मिनट पूरी क्लास मुझे एक सवाल का जवाब देना, जब किसी की रफ्तार को उसी की स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया वही आर ओ आर क्या है, ये है आर ओ आर की, ये है आर ओ आर की, ये है आर ओ आर की, ये है आर ओ आर, और अगर सारे हैं आर ओ आर तो सबको इक्वल भी तो होना पड़ेगा, और यही आर ओ आर क्या है। ये जो आपके सामने आया है अंग्रेजी में टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर, क्या कहते हैं, बोलो, एक मिनट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना, अरे यस और नो, फोर्स का फॉर्मूला, मोमेंटम का mv, हाँ या ना, एक मिनट, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो जब मोमेंटम पूछेगा तो क्या फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, कब लगाओगे फोर्स का फॉर्मूला, मोमेंटम फॉर्मूला कब लगाओगे, अरे हाँ या ना, तो मन में सवाल तो आना चाहिए कि सर ये कब लगाएंगे, जब जब एक बच्चे ने कहा जब आर ओ आर पूछेगा, बोलो ना, हाँ, एक कंसेप्ट और है, एक तरीका और है, अगर किसी की रफ्तार मिल जाए, अगर किसी की, तो किसी दूसरे की रफ्तार बताई जा, अगर मैं आपको सुनना, पहला सवाल आर ओ आर पूछू बता दोगे, ए से बताओगे, बी से, सी से, डी से, मतलब सर कोई एक बता दो बाकी तो हम सब बता देंगे, बोलो ना यार। दूसरा सवाल, अगर मुझे आर ओ आर पता है तो क्या इसकी रफ्तार बता दोगे, अगर मुझे इसकी रफ्तार पता तो क्या आर ओ आर बता दोगे, अब सुनना, अगर मुझे ए की रफ्तार पता तो क्या सी की रफ्तार बता दोगे, इक्वल लगाते ही इक्वेशन बन गया, क्या बोला सर ने, थके थके पढ़ते हो यार, इक्वल लगाते ही, और अगर इक्वेशन बन गया तो कुछ भी निकाला जा सकता है, सर इसकी रफ्तार देखिए, इसकी रफ्तार पूछोगे, इसको हटा देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, दन्न से आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। आज हम इस काबिल है कि किसी की रफ्तार निकाल सकते हैं, यस, किसी की रफ्तार से किसी दूसरे की निकाल सकते हैं, यस, हमारे वार निकाल सकते हैं, यस, बोलो हाँ या ना, तीन तरह के सवाल यहां बनाए जा सकते हैं, इज दिस क्लियर। उसके पहले कॉपी में ऐसा लिखिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा है इसे जल्दी लिख लो, आप लोगों की पहले अटेंडेंस होती थी, अब नहीं होती क्या, करते हैं स्टार्ट, अभी ये बैच बन चुका है, तो मैंने आपको बस ये सिखाने की कोशिश करी कि हम पूरी रिएक्शन की रफ्तार निकाल सकते हैं, और रिएक्शन की रफ्तार से किसी की रफ्तार निकाल सकते हैं, या किसी की रफ्तार से रिएक्शन की रफ्तार निकाल सकते हैं, खेलते रहो आपस में, इतने सारे सवाल बनेंगे, इतने सारे कंसेप्ट बनेंगे। चलते चलते एक सवाल पूछने का मन कर रहा, पूछूं क्या, अगर किसी की स्टोइशियोमेट्री 1 है, किसकी है अभी फिलहाल, अगर किसी की स्टोइशियोमेट्री, तो उसकी जो भी रफ्तार है वही, क्या बात है, अगर स्टोइशियोमेट्री 1 है तो वही आर ओ आर है, वही आर ओ डी है, और प्रोडक्ट है तो वही आर ओ ए है, बोल पाओगे, अगर स्टोइशियोमेट्री,
अगर स्टोइशियोमेट्री, तो वही आरओ डी है, वही आरओ। मैं जब भी सवाल करूंगा पहले उसे पकड़ूंगा जिसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, उससे सवाल करना हो जाएगा आसान। इज दिस क्लियर? अगर आप समझ पाए जरा देखना जरा इसमें, इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या थी? तो जब स्टोइशियोमेट्री 1 है वही आरओ डी है, वही आरओ आर है। इज दिस क्लियर? लिख लीजिए जरा इसे, लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना एक्सप्रेशन ऑफ आरओ आर। ये जो कंसेप्ट हम सब के सामने बन के आया है यही कहलाता है आरओ आर। जैसा कि मैंने कहा, जब भी कभी आरओ डी या आरओ ए को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करे तो आरओ आर बन जाता है। तो मैं मैसेज वाली इंग्लिश में लिख रहा हूं, सारे पॉइंट स्टार बना के आप भी लिखते चलिएगा। अगर आरओ डी और आरओ ए को स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करें, स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करें, तो वही है आरओ आर। आरओ डी, आरओ ए, आरओ आर। चलेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कभी किसी की स्टोइशियोमेट्री 1 है, इफ एवर स्टोइशियोमेट्री इज 1, तो बताओ वो आरओ डी है कि आरओ ए है कि आरओ आर है? वही आरओ डी है, वही आरओ ए है, वही आरओ आर। हेलो? तो लिख लेंगे अगर कभी स्टोइशियोमेट्री 1 है, मैसेज वाली इंग्लिश में लिखना, वो पढ़ने में ज्यादा आसान लगता है। बोर्ड का पेपर तो नहीं देना ना। अगर स्टोइशियोमेट्री 1 है तो वही आरओ आर है, वही आरओ डी है, वही आरओ डी है, एंड इफ प्रोडक्ट, एंड इफ प्रोडक्ट वही आरओ ए है। मजा यहां नहीं, मजा तो यहां आता है। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, कई बार एग्जामिनर कठिन भाषा में लिखता है। जैसा मैं लिखता हूं ऐसा कभी किसी किताब में लिखा ही नहीं मिलेगा। किताब वाले इसी का डरावना रूप लिखते हैं कुछ ऐसे। वो लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर कुछ ऐसे, वो लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर कुछ ऐसे। देखो देखो कैसे, देखो देखो कैसे, ये क्या लिखा आर ओ, वैसे लिखेंगे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। बच्चा परेशान। अरे भाई ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, मतलब ए के जाने की, ए के जाने की। तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं? माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी नहीं लगाते? तो लिख दिए माइनस डेल्टा सी, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या मतलब होता है? तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डेल्टा टी। अरे वही तो लिखा है यार, लेकिन ऐसा लिखने से वही आसान सवाल कठिन हो जाता है, और यही ऐसा लिखने से वही कठिन सवाल आसान। बस सोचने का तरीका बदल जाएगा, शब्द बदल दो। इज दिस क्लियर? तो लिख लेना अदर मेथड टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर। इसी एक्सप्रेशन को लिखने का दूसरा तरीका है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बटे 2, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बटे 1, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बटे 3, और यहां लिख रहा हूं डेल्टा डी बाई डेल्टा टी बटे 4। ऐसा आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है यही कंसंट्रेशन होता है। ये भाषा है, जैसे आपने बचपन में सीखा क ख ग घ अंगा, वैसे ही ये केमिस्ट्री की भाषा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है? क कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे क्यों लिखते हैं? ये क्या लिखा है? ये क क्यों है? बोलो ना। वही पढ़ाया गया, बनाने वालों ने ऐसे ही बनाया है ना। हर चीज का जवाब नहीं है का क्यों है भैया, ऐसे बनाए दुनिया लोगों ने, भाषा ऐसी बनाई। इन द सेम वे केमिस्ट्री बनाने वालों ने इसे क्या बोला? अब ये नहीं इसे कंसंट्रेशन क्यों बोला, अरे भैया बोला ये भाषा बता रहा हूं, यहां क्यों नहीं चलेगा? क्यों यहां चलता है, एप्पल क्यों गिरा? नहीं समझ पा रहे? भाषा में क्यों नहीं, भाषा को एक्सेप्ट करना पड़ता, अच्छा इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है? ऑल राइट, तो मुझे बताओ आप इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहेंगे ऊपर वाले को, इसको लिखना चाहेंगे ऊपर वाले को? दोनों आना चाहिए। ठीक है? सवाल में किताबों में ये लिखा मिलता है, हम लोग ये लिखेंगे तो सवाल आसान लगेगा। चलेगा भाई?
अगर आप समझ पाए हैं तो एक सवाल पूछने का मन कर रहा, पूछ लूं क्या? आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे। मैं आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, सब पॉइंट बना के लिखते चलना। बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे। मैं आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, सिंपल सी। देखो जरा, मैंने रिएक्शन लिखा ए से बना बी बी। अरे मान लो कितने बच्चे इसका एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर लिख लेंगे? लिख लोगे क्या? बोल के बताओ, बोलो बोलो। आर ओ आर बराबर आर ओ डी ए बाई ए। आगे आपको बोलना है आर ओ ए बी बाई। डन है? सबकी नजरें बोर्ड पे देखना, जरा एक जादू दिखाता हूं, दिखाऊं? ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? इसे उठा के यहां ले आओ। ले आए क्या? ये ए दिख रहा है आपको? इसे उठा के वहां ले जाओ। बी भी चला गया, सॉरी, है ना? अरे हाँ या ना? कुछ समझे कि नहीं समझे? अगर मैं ऐसा लिख दूं तो शायद शायद इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, और इसे मैं सिंप्लीफाई करके सिंपली लिख देता हूं। इसे मैं लिख देता हूं आर ओ डी ए, चलेगा? अपॉन आर ओ, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू, दिमाग लगाओ, ए वाई बी। कुछ समझे क्या? अब थोड़ा हिंदी में समझो, ये किसकी रफ्तार है? बोलो यार। ए की रफ्तार नहीं बोलना है, ए के जाने की पूरा बोलना है। ये किसकी रफ्तार है? और ये किसकी? पक्का? जो रफ्तार का रेशियो होगा वो उनकी स्टोइशियोमेट्री के रेशियो के बराबर। बोलो, जो रफ्तार का, वो उनकी स्टोइशियोमेट्री के। ए के सामने ए की स्टोइशियोमेट्री, बी के सामने, बोलो एक बार, ए के सामने बी के सामने। आसान है क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। जैसा बोर्ड लिखा, मैं इसे रिफ्रेश कर दूं, हैंग हो रहा है शायद। इक्वल होता है रेट का रेशियो स्टोइशियोमेट्री रेशियो के इक्वल होता है। आसान सा कंसेप्ट है ना? रेट का रेशियो स्टोइशियोमेट्री रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, बच्चों सो गए? ठीक है, रेट का रेशियो स्टोइशियोमेट्री रेशियो के इक्वल होता है। प्यारे बच्चों, सब पे सवाल देता हूं कुछ ही देर में, उसके पहले आओ जरा, मैं आपसे कुछ कहूंगा, सही लगे तो हाँ, गलत लगे तो ना। आ जाओ जरा आगे, आगे। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, N2+3H2 से बना 2NH3। बताओ ये बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है, ऑलराइट। अगर, क्या बोला? इसका 2 मोल जाएगा तो इसका 5 मोल जाएगा। बस सुन रहा था, सुन रहे हो कि नहीं? खैर, इसका 1 मोल जाएगा तो इसका, और इसका 100 मोल जाएगा तो, और इसका, वेरी टैलेंटेड। अब बताना, इसका 1 ग्राम जाएगा तो इसका 3 ग्राम जाएगा, और इसका 2 ग्राम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं बता सकते क्या? क्यों? अभी तो बोल रहे थे 1 3 2। मॉलिक्यूल में बोलो चलेगा, मोल में बोलो चलेगा, वॉल्यूम में बोलो, प्रेशर में बोलो, वेट में, और शायद मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट में यार वह बताया था, है ना? यानी 1 ग्राम जाएगा, 3 ग्राम जाएगा, 2 ग्राम आएगा, ये कहना सही। जब हम सवाल करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेट मोल में होगा, लेकिन कई बार वो सवाल कठिन बनाने के चक्कर में ग्राम दे देता है। क्या दे देगा? जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा था ना, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 5 मोल पर सेकंड, है ना? वो लिख देगा 5 ग्राम पर सेकंड। अब जो आपने लिखा ये कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि तब तक चलेगा जब तक वो मोल में होना। तो अगर वो ग्राम में दे दिया तो क्या उसे मोल ना बना ले? मोल कैसे बनाओगे? मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, हाँ या ना? बोलो ना भाई। यानी अपन एक नियम बना लेते हैं, अगर कभी सवाल हमें देगा ग्राम में, किस में देगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के। 5 स्टार उसका नाम नहीं, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? चॉकलेट समझ गइएगा? अच्छा, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इफ रेट इज गिवन, if rate is given in gram per unit time, in gram per unit time और किलोग्राम पर यूनिट टाइम, कभी ग्राम देगा कभी किलोग्राम, देने तो जो दे रहा है, तो अपने को एक छोटा सा चेंज करना है, उसे क्या बनाना पड़ेगा? मोल। तो समझाने के लिए आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, हाइपोथेटिकल, ए प्लस बी से बना सी प्लस डी। क्या सभी बच्चे इसका आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिख लोगे?
एक मिनट, इसे क्या बोलते हैं? वो पूरा जो लिख रहा हूं उसको क्या नाम लिखते हैं? उसको फोर्स बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं? हाँ बोलो ना, एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर, बोलो। चलेगा। तो जब मैं आर ओ आर का एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा? आर ओ बोल के बताओ एक बार। आर ओ डी ए बाई बराबर आर ओ डी बी बाई बराबर आर ओ ए सी बाई बराबर, प्रोडक्ट है तो ए बोलना, रिएक्टेंट है तो डी बोलना। शुरू में दिक्कत आती है, सीख जाओगे। आर ओ डी अपॉन ए, आर ओ डी बी अपॉन बी, आर ओ ए सी अपॉन सी, आर ओ ए डी अपॉन डी। पक्का? अब लिखो जरा। तो आर ओ डी बाई ए इज इक्वल टू आर ओ डी बी बाई बी इज इक्वल टू आर ओ ए सी बाई सी इज इक्वल टू आर ओ ए डी बाई डी। ये एक्सप्रेशन तब चलेगा जब रेट मोल में हो, लेकिन आज रेट मोल में है ग्राम में। तो अब ये चलने वाला किससे डिवाइड कर दूं? ए है तो ए का मोलर मास, बी है तो बी का मोलर मास, सी है तो सी का मोलर मास, डी है तो सिंपल। अरे नहीं समझे? यानी सर ये सिखाना चाहते थे, अगर कभी रेट ग्राम में दिया हो तो कुछ मत करना, एक नया एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर है, नीचे मॉलिक्यूलर वेट से करना। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बच्चा पढ़ा हो तो मोल में कन्वर्ट करता है, फिर करता है, वो बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसा करोगे एक लाइन 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, काम वही कर रहे हैं, बस करने का तरीका सिंपल है। इज दिस क्लियर? कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? उसके पहले आओ समेटते हैं कहानी को। मुझे बताओ, क्या हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं? क्या हम एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल, क्या हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे? पहला सवाल, जो रिएक्शन की रफ्तार है, क्या बोला मैंने, वही हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट की होगी, ट्रू और फॉल्स? बोलो ना। जो रिएक्शन की रफ्तार है वही हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की होगी, वही हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉमन होगी। कॉमन होगी अलग चीज है, वही होगी अलग चीज है। सवाल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? अगला सवाल, अगर किसी की स्टोइशियोमेट्री 1 है, अगर किसी की स्टोइशियोमेट्री, अगर किसी की स्टोइशियोमेट्री, वही आर ओ आर है, वही आर ओ डी है, वही आर ओ ए है। डन। जो रेट का रेशियो होगा वही स्टोइशियोमेट्री रेशियो के, बोलो ना यार। एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर से किसी एक की रफ्तार पता हो तो बाकी किसी की भी निकाली जा। आज हमने क्या क्या सीखा? क्या हम किसी की रफ्तार निकाल सकते हैं? और किसी की रफ्तार मिल जाए तो किसी और की रफ्तार निकाल। सर पहले किसकी कैसे निकाले? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा, अरे बोलो ना यार। और एक बार एक की रफ्तार मिली नहीं कि अब किसकी पूछना है? सर पूछो, हाँ या ना। इवन आप रिएक्शन की रफ्तार भी बता सकते हैं, और अगर कभी ग्राम या किलोग्राम में होगा तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? कुछ एक सवाल देना चाहूंगा, दे दूं? देखो फिर एक सवाल, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिख के बताओ। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर। और आपके सामने कुछ रिएक्शंस गिवन है। पहली रिएक्शन है 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 प्लस O2। दूसरी रिएक्शन दे रखा है 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2। तीसरी रिएक्शन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो एनसीईआरटी की रिएक्शन है और पीवाईक्यू में भी आई है। रिएक्शन है आपके सामने एक आयनिक रिएक्शन, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस H प्लस से बन रहा है Br2 प्लस वाटर। अगर मुझे एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर लिखना है तो रिएक्शन को बैलेंस होना पड़ेगा। बिना बैलेंस के एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर नहीं लिख सकते, बिना बैलेंस के एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर नहीं लिख सकते। तो आपके सामने मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी। यहां लिख देता हूं एक्वेस, 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 यहां लिख दिया लिक्विड। कहीं फिजिकल स्टेट नहीं लिखा है तो समझ जाना सब गैसियस है, जहां लिखा है वहां जो लिखा है देख लो। सर हमें क्या निकालना है? फोर्स की मोमेंटम, एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर। एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर निकाला नहीं जाता, लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है हर बच्चा लिख लेगा, है ना? तो आइए पहली रिएक्शन का लिख के बताते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली रिएक्शन का आरओआर लिख रहा हूं,
ROD N2O5 बटे 2 इज इक्वल टू ROA NO2 बटे 4 इज इक्वल टू ROA O2 बटे 1, और 1 को हम लिखते, कभी कभी लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, अदरवाइज किताबों में कभी लिखा नहीं मिलेगा, पेपर में, किताबों में। यार कुछ ओरली सवाल करते हैं, ये तो लिखना हो गया, अब इससे थ्योरेटिकल सवाल कैसे बनते हैं वो देखना। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, अगला एग्जाम बाद में, आ जाओ। स्टॉप स्टॉप, आगे पहली रिएक्शन ध्यान से देख लो। कुछ बोलूंगा पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, ठीक? सबको ट्रू फॉल्स बताना है, राइट? हेलो, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल लिखोगे तो बहुत समय जाएगा, है ना? उनको दिमाग में सेव करो। N2O5 की स्टोइचियोमेट्री, NO2 की और O2 की। पहला सवाल, जो N2O5 की रफ्तार है वही ROR है। बस सत्य सत्य खेलना है, कुछ बताना नहीं, बस इतना, ठीक? N2O5 की रफ्तार को 2 से डिवाइड कर दो, वही ROR है। जो O2 के आने की रफ्तार है वही ROR है। जो N2O5 के जाने की रफ्तार है, जो N2O5 के, उसकी आधी O2 के आने की रफ्तार है। नहीं नहीं, इसका 2 मोल जाएगा तो उसका 1 आएगा। 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? अरे यार, N2O5 के पहले क्या लिखा है और उसके, तो यहां से 2 गए तो वहां, यहां से 10 गए तो वहां, यहां से 20 गए तो वहां, यहां 100 गए तो वहां। इसी को हिंदी में बोल रहा हूं भाई। जो N2O5 के जाने की रफ, वो O2 के आने की रफ्तार, वो O2 के आने की रफ्तार की दुगनी है कि आधी है? कंफर्म? या ऐसा बोलूं, जो O2 के आने की रफ्तार है, जो O2 के, O2 को x मानो, मान लिया, तो ये कितना होगा? 2x। जो O2 की रफ्तार है वो N2O5 के रफ्तार की, कंफर्म, दुगनी है कि आधी है? लिखवाऊं क्या? ट्रू फॉल्स लिख लें तो समझ में आएगा। एक लाइन लिख लो, पहला वाला लिख लिया आपने, नीचे लिखना है स्टेटमेंट बन करके, फॉर फर्स्ट रिएक्शन लिखो एक बार। फॉर फर्स्ट रिएक्शन, जहां भी जगह हो, फॉर फर्स्ट रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ट्रू फॉल्स बताना है। फॉर फर्स्ट रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ is half times rate of appearance of O2 is half times of rate of disappearance of N। शुरू में दिक्कत आती है, सीख जाओगे, ROD अपॉन A, RODB अपॉन B, ROA, इसका 2 मोल जाएगा तो इसका 5 मोल जाएगा। बस सुन रहा था, सुन रहे हो कि नहीं? खैर, इसका 1 मोल जाएगा तो इसका, और इसका 100 मोल जाएगा। लो यार, एक ही रफ्तार ना फारोवार लिख ले, माला साहब, बस सोचने का तरीका बदल जाएगा, शब्द बदल दो। इज दिस क्लियर? तो लिख लेना, अदर मेथड टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ ROR। इसी एक्सप्रेशन को लिखने का दूसरा तरीका है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बटे 2, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बटे 1, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बटे 3, और यहां लिख रहा हूं डेल्टा डी बाई डेल्टा टी बटे 4। ऐसा आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया, एक्सप्रेशन ऑफ ROR।
एक्सप्रेशन ऑफ ROR निकाला नहीं जाता, लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है हर बच्चा लिख लेगा, है ना? तो आइए पहली रिएक्शन का लिख के बताते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली रिएक्शन का ROR लिख रहा हूं, ROD N2O5 बटे 2 इज इक्वल टू ROA NO2 बटे 4 इज इक्वल टू ROaO2 बटे 1, और 1 को हम लिखते, कभी कभी लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, अदरवाइज किताबों में कभी लिखा नहीं मिलेगा, पेपर में, किताबों में। यार कुछ ओरली सवाल करते हैं, ये तो लिखना हो गया। अब इससे थ्योरेटिकल सवाल कैसे बनते हैं वो देखना। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, अगला एग्जाम बाद में, आ जाओ। स्टॉप स्टॉप, आगे। पहली रिएक्शन ध्यान से देख लो। कुछ बोलूंगा पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, ठीक? सबको ट्रू फॉल्स बताना है, राइट? हेलो? क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल लिखोगे तो बहुत समय जाएगा, है ना? उनको दिमाग में सेव करो। N25 की स्टोइचियोमेट्री, NO2 की और O2 की। पहला सवाल, जो N2O5 की रफ्तार है वही ROR है। बस सत्य सत्य खेलना है, कुछ बताना नहीं, बस इतना, ठीक? N2O5 की रफ्तार को 2 से डिवाइड कर दो, वही ROR है। जो O2 के आने की रफ्तार है वही ROR है। जो N2O5 के जाने की रफ्तार है, जो N2O5 के, उसकी आधी O2 के आने की रफ्तार है। नहीं नहीं, इसका 2 मोल जाएगा तो उसका 1 आएगा। 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? अरे यार, N2O5 के पहले क्या लिखा है और उसके, तो यहां से 2 गए तो वहां, यहां से 10 गए तो वहां, यहां से 20 गए तो वहां, यहां 100 गए तो वहां। इसी को हिंदी में बोल रहा हूं भाई। जो N2O5 के जाने की रफ, वो O2 के आने की रफ्तार, वो O2 के आने की रफ्तार की दुगनी है कि आधी है? कंफर्म? या ऐसा बोलूं, जो O2 के आने की रफ्तार है, जो O2 के, O2 को x मानो, मान लिया, तो ये कितना होगा? 2x। जो O2 की रफ्तार है वो N2O5 के रफ्तार की, कंफर्म, दुगनी है कि आधी है? लिखवाऊं क्या? ट्रू फॉल्स लिख लें तो समझ में आएगा। एक लाइन लिख लो, पहला वाला लिख लिया आपने, नीचे लिखना है स्टेटमेंट बन करके, फॉर फर्स्ट रिएक्शन लिखो एक बार। फॉर फर्स्ट रिएक्शन, जहां भी जगह हो, फॉर फर्स्ट रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ट्रू फॉल्स बताना है। फॉर फर्स्ट रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ is half times rate of appearance of O2 is half times of rate of disappearance of N2O5. Rate of appearance of O2 is half times of rate of disappearance of N2O5. जिनको ना समझ में आए वो इधर देखो ना, देखो कैसे पढ़ोगे, पढ़ो अंग्रेजी में। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इज, क्या बोलोगे इसको? अरे हाँ या ना? ये ऐसे समझो, इसका 1 आएगा तो कितना जाएगा? तो जो O2 की रफ्तार है भाई, यहां से 2 जाएगा तब ना 1 आएगा। तो O2 की रफ्तार कम हुई क्यों N2O5 की? यहां से 2 जाएगा तो कितना आएगा? मैं लिख देता हूं, यहां से 2 जाएगा तो कितना आएगा? तो बताओ किसकी जाने की रफ्तार बड़ी है कि आने की? जाने की रफ्तार। अब इसको बोल के बताओ, कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? कौन दुगना कौन आधा? बोलो, कोशिश करो। N25 दुगना है? किसका दुगना है? पक्का? तो ऐसे नहीं बोल सकते, जो O2 के आने की रफ, O2 की रफ्तार की बात हो रही है, O2 के आने की रफ, वो N2O5 का, तब ना इक्वल होगा। 2/2 करोगे तब ना 1 होगा। डन। या ऐसे सोचो, ये जो O2 के आने की रफ्तार है वो N2O5/2 है, यानी हाफ टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। जैसे थ्योरी के सवाल आते हैं, 4-4 लाइन लिखी होती है, पढ़ना होता है, ऐसा लिख के सोचना होता है, ठीक है? करते हैं और प्रैक्टिस उसके बाद। दूसरी रिएक्शन में आप लिख के बताओगे। दूसरी रिएक्शन बता दोगे? ठीक है, देख लेते हैं।
तो ROR इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ H2O2 बटे 2 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 बटे 2 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 बटे 1। एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछूं? जो O2 के आने की रफ्तार है, जो O2 के, वही ROR है। सेकंड रिएक्शन क्यों? अगर स्टोइकियोमेट्री 1 है तो वही ROD है, वही ROA है, वही RO। अगला सवाल, जो O2 की रफ्तार है वो H2O2 की आधी है। आने लगा ना? बस थोड़ा प्रैक्टिस करो। जो O2 की रफ्तार है वो H2O2 की आधी है, या कह दो जो H2O2 की रफ्तार है वो O2 की, ये भी आधा वो भी आधा, सब आधा। फिर से एक बार, जो O2 की रफ्तार है वो H2O2 की, सोच के बोलना, ठीक? और जो H2O2 की रफ्तार है, सोचो, वो O2 के रफ्तार की, सी तो बात। हाँ या ना? अगर समझ पाए थर्ड रिएक्शन लिख लोगे क्या? लिख लो, थर्ड रिएक्शन आप सबको लिखना है। तो थर्ड रिएक्शन का जो ROR हो जाएगा ROD Br माइनस बटे 5 इक्वल टू ROD BrO3 माइनस बटे 1 इक्वल टू ROD H प्लस बटे 6 इक्वल टू ROA Br2 बटे 3 इक्वल टू ROA H2 बटे 3। ठीक है भाई? अगर समझ पाए हैं तो लिखिए फिर अगला सवाल। फटाफट सवाल करने हैं, सवाल बन जाए ऐसा लगे तो हाथ खड़े कर देना है, ठीक है? बोलूं? देख के मत लिखो, खुद से लिखो ना भाई, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सवाल तो जितना हो सके खुद से करिए। आइए, जो सीखना है वो देख के लिखिए। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, Ma gives Nb। फॉर द रिएक्शन Ma gives Nb, कैलकुलेट कैलकुलेट RODA अपॉन ROAB। आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा, मुझे पता आपसे तुरंत बन जाएगा, ये बन गया। जो रेट की रफ्तार का रेशियो है, जो रफ्तार का रेशियो है वही स्टोइकियोमेट्री रेशियो के चलेगा। तो ए की स्टोइकियोमेट्री क्या है और बी की, तो आंसर क्या होगा? आसान है। कई बार वो इसे घुमा देता है, वो यहां वाले को ऊपर कर देगा, यहां वाले को ऊपर, आप उसमें गलती कर देते। ठीक, ये पॉइंट याद है तो सवाल बहुत आसान है, यही याद नहीं होने पे फिर कठिन होता है। दिखाता हूं सवाल में। अगला सवाल कुछ ऐसे आया, फॉर द रिएक्शन A gives B, स्टोइकियोमेट्री है A एंड B, स्टोइकियोमेट्री है A एंड B। इफ ROAB अपॉन RODB इक्वल टू 1/3, ROAB अपॉन RODA अपॉन RODA इक्वल टू 1/3, देन कैलकुलेट A एंड B। तो आपको A और B बताना है। बन जाएगा? कितनों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। सबसे बनना चाहिए भाई। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सिंपल है। हाँ, अब उसी कठिन बनाने के लिए ऐसे नहीं लगता, पता है इसलिए माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा डी ऐसा करके, तो आपको कठिन लगने लगता है। तो आपको जब भी वो फॉर्मूले वाइज लगे उसे अपने शब्दों में लिख लो। माइनस साइन मिले तो ROD लिख लो, प्लस साइन मिले तो ROA लिख लो। ठीक है भाई? अभी फिलहाल सिंपल सा कंसेप्ट है, बी के सामने बी, ए के सामने ए, तो बोलो बी कितना हो जाएगा 1, ए कितना हो जाएगा 3। इसी का एक बढ़िया लेवल दिखाता हूं। यही सवाल कुछ ऐसे आया, फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन ये लिखी थी, ए से बना बी प्लस सी, स्टोइकियोमेट्री है ABC। ठीक है, उन्होंने बोला इफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इफ माइनस डेल्टा ए बाई, अब थोड़ा कठिन भाषा लिख रहे हैं बस, है ना? कंसेप्ट वही, आप क्या सोच लोगे इसे? RODA। अरे हेलो,
इफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, थोड़ा कठिन कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। उसी चीज को लिखने का तरीका बदल दिया। पहले दो दो कंसेप्ट खेलते थे, उसमें तीन मिला दिया, ए भी है, बी भी है और सी भी है। लिख लिया? देन कैलकुलेट क्या निकालना है सर? ए इज टू बी इज टू सी। देन कैलकुलेट ए इज टू बी इज टू सी। आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब ये सवाल चाहे तो मुझे सिखाने दो, नई प्रोफाइल है, नया तरीका है, ऐसे सवालों में कर लोगे मुझे पता है, फिर मुझे सिखाने दो, आ जाइए। ये जो सवाल है, अच्छा एक बात और, क्लास के मैं जितने सवाल लेता हूं, मैंने फिर कहा, फिर एक बार याद दिला दूं, मैं पूरा मॉड्यूल, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर सब कवर करता हूं। क्लास में जब भी सवाल देता हूं, मैं बोलता जरूर हूं कितनों से बन जाएगा बताओ, ताकि मैं आपका रिस्पॉन्स चेक कर पाऊं। लेकिन मेरा पर्पज होता है हर वैरायटी को आपको सिखाना। मैं नहीं चाहता हूं आपसे सवाल क्लास में बने, मैं चाहता हूं सवाल आपसे ईएलपी में बने, मॉड्यूल बने, पेपर बने, एनसीईआरटी में बने, एग्जाम्पलर बने। यहां सीखने की कोशिश करिए। मैं कई बार कैलकुलेशन सिखाऊंगा, स्टेप्स, उसको सीखो, अच्छा ऐसे करेंगे, अच्छा ये वाला तरीका, ये ज्यादा जरूरी है। बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बन रहा है तब भी बोर्ड में देखना है। ठीक है मेरे बच्चे? आइए अब इस सवाल को करे तो करे कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। ऐसा सोचो ना यार, अगर मैं आपके सामने ये रिएक्शन लिख देता, रिएक्शन थी ए से बना बी प्लस सी, अगर मैं आपसे कहता इसका आरओआर लिखो, तो कितने बच्चे इसका एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर लिख लेते ना? और शायद आप ऐसे ही तो लिखते ना भाई, आर ओ डी ए बाई ए बराबर आर ओ ए बी बाई बी बराबर आर ओ, हाँ या ना? एक बात बताओ, एक नियम क्या है, रफ्तार के नीचे कौन है? ये तो अपने को पता है, हाँ या ना, कि रफ्तार के नीचे कौन है? रफ्तार के नीचे, क्या उन्होंने हमसे स्टोइशियोमेट्री पूछा है? क्या उन्होंने हमसे स्टोइशियोमेट्री का रेशियो पूछा है? तो पहले स्टोइशियोमेट्री पता होगी तब ना रेशियो बताएंगे। ओ, लेकिन उन्होंने यहां पर आज जानबूझ के नीचे स्टोइशियोमेट्री कहां लिखा है? तो मैं कुछ ऐसा ना करूं कि नीचे आ जाए, मैं कुछ ऐसा ना करूं कि, तो शायद मेरा पढ़ना समझना आसान हो जाए। अरे बोलो, इस पूरे को क्या कहोगे? आर ओ डी ए, आर ओ ए बी, आर ओ, फिर से बोलो, आर ओ, आर ओ, आर ओ। उन्होंने उन्होंने सवाल ने हमें दे रखा है आर ओ डी ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ आर ओ ए बी बराबर 1.5 टाइम्स ऑफ आर ओ ए सी। जिन बच्चों को 1.5 से डर लगता है क्या, वो 3/2 लिख ले। अरे हाँ या ना? एक मिनट, लेकिन इसमें इसमें अभी समानता, काश ये नीचे होता तो मजा आ जाता। फिर सीधे बोलते ए के नीचे ए वाला है, बी के नीचे बी वाला है, सी के नीचे है। लेकिन उन्होंने तो मल्टीप्लाई करके लिखा। अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ ऐसा मैथ ना लगाएं कि उसके जैसा बन जाए। अरे यहां पे क्या लिखा है? नीचे लिख दूं 1, कोई फर्क पड़ने वाला? यहां क्या लिखा है? ऐसा नीचे क्या लिखूं कि ऊपर 2 आ जाए? ऐसा नीचे क्या लिखूं कि ऊपर 2 आ जाए? 1 लिख दूं? 1 लिखूंगा तो 2 आ जाएगा? एक मिनट, ऐसे में 2 हटा देता हूं, अब नीचे 1 लिख देता हूं। आधे कह रहे हैं 2 आ गया, कहां आया बेटा 2? ऐसा नीचे क्या लिख दूं कि 2 आ जाए? मुझे एक्सप्रेशन तो वही रखना है ना। क्या लिख दूं? हाँ, 2/4 मतलब 1/2। अरे बोलो सर, ये ऐसा क्यों किया? वो भी ना बदला और इससे मैच भी कर गया। उन्होंने हमें सवाल में क्या दिया था? उन्होंने हमें सवाल में 2 टाइम्स दिया था कि 1/2 दिया था? तो मुझे सवाल तो मेंटेन करना है ना। ऐसा होता है क्या कि उन्होंने आपसे पूछा बेटा फोर्स निकालो, मास है 1.5 इंटू 10⁻⁵ और एक्सेलरेशन है 2, तो आप अपने से, मैं तो मास 15 मानूंगा। ऐसा होता है क्या? मैं तो यही वाला करूंगा, ये आसान है सर, वो वाला नहीं करूंगा मैं। भाई जो सवाल दिया है वो ना करना है भाई। अरे हाँ या ना? उन्होंने सवाल में इसके साथ क्या लिखा था? 2। तो आप सवाल तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन सवाल का देखने का तरीका तो बदल सकते हो ना। मैंने केवल सवाल का रिप्रेजेंटेशन नहीं बदला है। बोलो, नीचे हाफ लिख दो तो 2 भी मेंटेन रहा, और हाफ होते से मुझे तुरंत बी की सूरत नजर आ गई। बी की सूरत कितनी है? हाफ। और यहाँ नीचे क्या लिखा है? 1। अब बताओ 3/2 है तो क्या करूं कि 3/2 भी आ जाए और नीचे लिख दूं? है क्या मैं नीचे 2/3 लिख दूं?
अगर मैं नीचे 2/3 लिखता हूं तो खेल खत्म हो गया है। ए है 1, बी है हाफ, सी है 2/3। इज दिस क्लियर? नहीं समझे? इसे कहते हैं कंपेयर करना। आपने उस एक्सप्रेशन को अपने जैसा बनाया और तुरंत देख के बता दिया, खत्म। ए, लेकिन उन्होंने एबीसी नहीं पूछा। एबीसी क्या पूछा है? अब रेशियो निकाल लेते तो 1:2 अब रेशियो निकालना जिनको नहीं आता, डिनोमिनेटर समझते हो? 1 है डिनोमिनेटर। अच्छा, 2 और 3 है। अरे हाँ या ना? तो इसका एलसीएम लो, 3 दूना 6, चलेगा? तो जो भी नीचे नंबर है वो नंबर लेके मल्टीप्लाई करो, जरा 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 6:6/2 3, 6 यहां आएगा, 3 दूना 2 दूना 4, तो आंसर हो जाएगा 634। इज दिस क्लियर? कर लोगे और सवाल करते हैं उसके पहले लिख लीजिए इसे। स्लाइड बदलना है क्या? सवाल तो था वहां पे शायद। ठीक है, सॉरी ना, 1.25 लिखा था क्या? 1.25 लिखा था क्या बेटा? 1.5? पढ़ाई शुरू कर दिया आप लोगों ने? अभी नहीं पढ़ाई शुरू करी? कोटा पहली बार कितने बच्चे आए हैं? पहली बार? देखो हाथ नीचे मत करना, गलत सवाल है। पहले से कोटा में कौन था? अच्छा, बाकी सारे पहली बार आए हैं। ठीक है, तो अभी तो आप एडजस्ट हो रहे होंगे, है ना? तो इस सवाल के माध्यम से सिखाना चाहता था कि अगर कभी ऐसे कंपैरिजन बेस्ड सवाल आते हैं तो आपको उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ सकता है, और भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। अगर कहो तो इसका एक हाई लेवल का सवाल करा दो जो आपसे ना बने, तो फिर क्यों कराऊं? अच्छा ठीक है, लिखो फिर। इसी प्रोफाइल का कंसेप्ट वही चल रहा है ना, स्टोइशियोमेट्री बताने वाला। अगला जो सवाल है उसके पहले आप लोग क्या लॉग का नाम सुने हो? लॉग की वैल्यूज याद है? ठीक है, तो पहले एक बार लॉग की वैल्यूज बता दो, फिर आगे बढ़ता हूं। लिख लिया क्या सबने? बोलो। सबसे पहले आपको मैं कुछ लॉग की वैल्यूज याद कराता हूं, तुरंत याद हो जाएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो याद होगा ना, लॉग जैसी कोई चीज दुनिया में होती है? ये भी नहीं याद है? अच्छा, log 1 तो याद होगा यार। ये कितना? 0। ठीक है, मैं आपके सामने log 2 की वैल्यू लिख रहा हूं, और log 2 की वैल्यू 0.3। अरे वाह, सब तो याद है फिर। log 3 की वैल्यू लगभग 0.48। ठीक है, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.7, log 6 की वैल्यू 0.7। चेक कर रहा हूं कितनों को याद है। log 7 की वैल्यू 0.85, log 8 की वैल्यू 0.90, log 9 की वैल्यू 0.95, लगभग 96-95 लेते हैं। और log 10 तो सबको याद होगा ना यार, कितना? 1। आ जाओ एक बार इन वैल्यूज को याद करते हैं। सबसे पहले 4 और 5 को देखो। 4 दिख रहा है आपको? कहां दिख रहा है? जहां 4 लिखा है ना? अरे यस और नो? 4 और 5, 4 की वैल्यू कितनी है? अभी पल भर के पॉइंट मत बोलो, पॉइंट बोलने में कठिन हो जाएगा, डेसिमल बाद में चिपका लेंगे। 4 है तो 6 ऐसा बोलो, ठीक? 4 है तो 5 है तो डेसिमल दिमाग में रखो अभी। डन। 4 और 6 में कितने का अंतर? 1 का अंतर है। 6 - 4 करो, कितना आ रहा है? 2 का अंतर है ना? 4 और 6 में कितने का अंतर? 2 का। 5 और 7 में? 2 में 2 का अंतर, बोलो। 2 में 4 है तो 6, 5 है तो 7। क्या बोला सर ने? डन है? 2 में 4 है तो 5 है तो log 1 मुझे बचपन से याद है। log 10 थोड़ा बड़े हुए तो याद है। बीच की दुनिया याद करनी है। देख रहा, 2 है तो 3, 2 है तो 3 है तो, मतलब 1 का अंतर चल रहा।
2 है तो 3, 3 है तो 4, ठीक है, 4 दूना 8, अरे हाँ या ना, 2 है तो 3, 3 है तो 4 और 4 है तो 6, 2 में 2 का अंतर, 4 है तो 6, 5 है तो 7, चलेगा। 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 6, 5 है तो 7, कहां पहुंच गया 6, 6 है तो 7, एक एक अंदर 6 है तो, सबसे बढ़िया 6 7 8, 6 है तो 6, हाँ या ना, 6 है तो, अच्छा फिर 7 है तो 8, एक का अंतर चलेगा, 2 में 2 का अंतर, बाकी सब में एक का अंतर, तो 7 है तो, अब इतना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 6 है तो 7 8 लगभग 80 हुआ, डेसिमल बाद में लगभग, तो ये भी 80 ये भी 80 तो नहीं होगा, थोड़ा तो बड़ा बोलना पड़ेगा। अब देखना 5 का अंतर, 85 90 95 कितने का चल रहा है 5 का, तो ऐसा सोचो 7 है तो 8, 7 है तो, लेकिन ऊपर वाला भी लगभग 80 हो ही चुका है, तो इससे थोड़ा बड़ा बोलना, तो क्या बोला 85, तो 7 है तो 85 मतलब 8 5, 8 है तो 9 और 9 है तो 95, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1, याद हो गया क्या, चेक करते, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 6, 5 है तो 7, 6 है तो 7, 6 7 8, 7 है तो 8, मतलब 8 5 हाँ या ना, 8 है तो 9, 9 है तो 95, 10 1, याद हो गया, 2 में 2 का अंतर, चलेगा। अब मुझे सवाल देना उस पे आ रहा हूँ, आ जाऊं, अरे आ जाऊं, लिखना चाहे कहीं साइड में लिख सकते हैं, एक बार घर जाके प्रैक्टिस करना, परमानेंट याद हो जाएगा। मुझे जो सवाल देना था वो सवाल कुछ ऐसा था, एक रिएक्शन है ए से बना बी और स्टोइकियोमेट्री ए एंड बी, और सवाल डरावने अंदाज में कुछ ऐसे लिखा था, log माइनस डी ए बाई डी टी, ये आपको डी से डर लग रहा है तो अभी डेल्टा ही लिख दो, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लॉग डेल्टा बी बाई डेल्टा टी प्लस 0.6, और उन्होंने हमसे पूछा था देन कैलकुलेट ए इज टू बी, उन्होंने हमसे ए और बी का रेशियो पूछा है, अब करें तो करें कैसे, तो सबसे पहले बच्चे को यह समझना पड़ेगा कि सवाल फोर्स है कि मोमेंटम है कि एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर है। अब इसकी पहले सूरत देखो, एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर है कि नहीं है, भाई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी देखते तुरंत आपके दिमाग में आर ओ डी आना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूं इससे डरो नहीं, इसको आप अपनी भाषा में लिख लिया करो, अपनी भाषा में कैसे लिख लोगे, आर ओ डी ए इक्वल टू लॉग आर ओ ए बी, अरे हाँ या ना, प्लस 0.6, यस और नो। आपको जो मैंने पढ़ाया और इन्होंने जो दिया है उसमें फर्क केवल किसका है, लॉग का, किसका फर्क है, किसका फर्क है, तो क्या हम अपने वाले में लॉग लगा ले तो मजा ना आ जाए, फिर कंपेयर कर ले हाँ या ना, भाई हमने जो पढ़ा उसमें लॉग नहीं था, अरे यस और नो, उन्होंने सवाल में क्या दे दिया है, दो तरीके हैं, या तो अपने वाले में लॉग लगा ले, या तो इनकी दुनिया से लॉग हटा दे, तब तो हमारे वाले से मैच करेगा हाँ या ना, अरे यस और नो, या तो हम इनके जैसा हो जाए या इनको अपने जैसा बना ले, दो ही तरीके हैं, यस और नो। हमने क्या किया, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, हाँ मैं जानता हूं सवाल आपसे बन जाएगा, लेकिन समय हो रहा, आपका ध्यान बोर्ड पे है क्या, इस रिएक्शन का कितने बच्चे आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, लिख लोगे क्या, और शायद आप होते तो ऐसे लिखते, आर ओ आर बराबर आर ओ डी ए बाई बराबर आर ओ ए बी बाई, डन और नॉट, बोलो। अब ये बताओ इधर कहीं आपको कोई नंबर नजर आ रहा है क्या, बोलो, और यहां पे समथिंग प्लस समथिंग है, तो हमने क्या किया, यहां से सबको हटाया, क्योंकि यहां इधर कुछ नहीं था, सबको हटाने के लिए ए को उधर भेज दिया, भेज दूं, जब ए को उधर भेजूंगा तो शायद ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, आर ओ ए बी इंटू ए बाई बी, हाँ या ना, सजा के लिख दिया थोड़ा, और क्या हाँ या ना, डन। अब ऐसा क्या करूं कि इसके जैसा हो जाए, लॉग लगा दूं क्या, ले लूं लॉग, अच्छा आपको पता हो एक बेसिक फॉर्मूला इतना तो याद होगा आपको, लॉग ए इंटू बी कितना होता है बोल दो, हाँ ये याद होता है बच्चों को, लॉग ए प्लस लॉग, अभी इतने की आवश्यकता पड़ेगी, चलेगा, नहीं याद हो तो याद कर लो अब, ठीक है, लॉग ए इंटू बी कितना होगा, लॉग ए प्लस, अब इसमें लॉग है कि नहीं है, तो लॉग कैसे लगाऊं, बोलू छू मंतर लॉग लग जा, ऐसा तो नहीं होगा, लॉग हमें लेना पड़ेगा, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लू कि राइट हैंड साइड, क्योंकि ऐसा बचपन का नियम है, अगर आपको इक्वेशन को मेंटेन, इक्वेशन मतलब इक्वल मतलब बराबर, तो अगर बराबरी का सौदा करना है तो जो यहां करना होगा यहां करना, तो लॉग यहां लोगे तो यहां पे भी लॉग लेना, तो मैंने क्या किया, लॉग लिया तो कुछ ऐसे लिख देता हूं, लॉग आर ओ आर हटा रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो यहां पे नहीं है, बोलो हाँ या ना, इन दोनों का यूज कर रहा हूं, तो लॉग आर ओ
डी ए इक्वल टू, क्या यहां पे लॉग ले लूं तो लॉग दिस इंटू दिस आया ना, तो क्या बनेगा लॉग ए प्लस, बोलो ना यार, नहीं समझ पाए, पूरा लिखूं क्या, लिख देता हूं, अरे लिख देता हूं, आर ओ ए बी इंटू ए बाई बी, हाँ या ना, ऐसा सोचो ये है ए, ऐसा सोचो ये है, सर ए तो वहां लिखा है, अरे उससे रिलेट करा रहा हूं भाई, हाँ या ना, ताकि फॉर्मूला लगाते बन जाए यस और नो। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो बताओ कैसे बनेगा, लॉग आर ओ डी इक्वल टू लॉग, आपको बोलना है, कोशिश करो, आर ओ बेहतरीन प्लस आपको बोलना है लॉग ए भाई। अब शायद आपको कुछ नजर आया, क्या नजर आया, कुछ नजर नहीं आया सर, धुंधला दिख रहा है अब ऐसा तो नहीं है, एक मिनट एक मिनट, ये क्या है लॉग आर ओ डी ए, दिस एंड दिस सेम टू सेम, अरे हाँ या ना, एंड दिस, सो दिस एंड दिस मस्ट बी सेम टू सेम, अरे यस और नो, अगर ये और ये एक जैसा है, ये और ये, तो इसे भी तो, मतलब वो कौन सा नंबर है जिसका लॉग लेने पे अच्छा मिले, बेटा लिखा है देख लो एक बार, ढूंढो छह कहां लिखा है, नहीं समझे, क्या समझे कि वो जो है वो कितना है, वो कितना है, यानी जो a बाई बी है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, यानी आप कह सकते हैं सर अगर यहां पे a बाई बी लिखा है तो आई एम डैम श्योर a बाई बी को 4 होना, तभी तो log 4 कितना होगा, हाँ ये सवाल हाईली मैथमेटिकल हो जाते हैं, पहले सवाल नीट में ऐसे नहीं आते थे, लेकिन अब आप समझ रहे हैं, हाँ या ना, तैयारी करते रहिए यस और नो। अच्छा ऐसे में दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज दे सकता हूं, दूंगा और सवाल, फिलहाल इसको समझिए, इसको डिस्कस करिए, इसको ध्यान से देखिए और फिर कुछ और सवाल करेंगे, लिख लीजिए पहले इसको। मैं एक बार समराइज कर दूं हमने क्या किया, उन्होंने एक्सप्रेशन में लॉग दिया था, तो मेरे दिमाग में आया कि यार हम भी कुछ ऐसा करें कि लॉग आ जाए, तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर लिखा, सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर लिखा, फिर दोनों तरफ लॉग लिया और आपके सामने कुछ ऐसा बना, तो जैसा पहले कंपेयर किया था आज भी कंपेयर किया कि सब कुछ सेम टू सेम है, तो 0.6 है मतलब वो भी लॉग ए बाई बी है, और ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा 4 के नीचे क्या लिखा है, कहां है 1, तो आंसर क्या लिख के आओगे 4 की 4:1, 4:1, उन्होंने रेशियो पूछा है ना, लिख दू 1 वरना आधे कहेंगे कि 4:1, ठीक है। तो अभी मैंने आपको लॉग की वैल्यूज याद कराई, बहुत काम आएगा अभी आगे भी, तो इसको याद किए रहना, जैसे जैसे लॉग आएगा बताते चलेंगे, बाकी जब आयनिक आएगा तो फिर आप जानते ही हो, आयनिक का नाम सुना है, अच्छा आइकॉनिक नहीं आयोनिक, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं तो नहीं, अपने अनअकैडमी में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चलता है ना, कुछ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चलता है ना, तो वो मैसेज करते सर आयोनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, अरे आयनिक क्रीम चैप्टर का नाम है ना भाई, ये वही बच्चे हैं जो केमिकल काइनेटिक्स को केमिकल काइनेमेटिक्स बोलते हैं। चलिए तो आज हमने बेल हो गई क्या अपनी, तो अभी होमवर्क नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास से आपको मैं ईएलपी मॉड्यूल के फिर वही बात, क्लास और मुझे क्या चाहिए होमवर्क, लेकिन अभी होमवर्क के नाम पे क्योंकि अभी बच्चे जुड़ रहे थे, अभी आप लेक्चर रिवाइज करके आइए प्रॉपर, सवाल जितने कराए उनको दोबारा करिए, घर जाना है सबसे पहला काम आपको करना है रिवाइज, क्लास होगी 1 2 3 4 रिवीजन होगा 4 3 2 1 चलेगा, जितने सवाल क्लास में कराए उनका सॉल्यूशन ढकेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे, क्लियर है, ऐसे नहीं सवाल हाँ ये तो मुझसे बन जाएगा, ऐसे नहीं, उनको ढकना है, खुद से सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।